हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ते हैं जॉर्ज कैली एंड कॉरोलरीज। जॉर्ज कैली ने टोटल 11 कॉरोलरीज दिए थे, जिसमें कि हम 4 पढ़ चुके हैं। 4 हम आज जानेंगे और हम शुरू करेंगे नंबर 5 से, दैट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो फ्रीडम हमारे पास होती भी है, यानी हम फ्री होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। कैसे, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। पहले हम जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में कैली क्या कर रहे हैं। दिस corollary refers that we choose the construct that suits best to us। हम स्थितियों में से, अगर हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं, सिचुएशंस हैं, तो हम उसको चुनते हैं जो कि हमको बेस्ट सूट करती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमको बेस्ट क्या सूट करता है। हमको वो बेस्ट सूट करता है जो कि हमको सिक्योर लगता है, सर्टेन लगता है, जिसके बारे में एडवेंचर कम होता है, जोखिम कम होता है, अनिश्चितता कम होती है, अनसर्टेनिटी कम होती है। अक्सर हम ऐसी चीज़ों को चुन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जॉब का ऑफर देता है जिसमें कि एक में फिक्स सैलरी है और दूसरी में अनसर्टेनिटी है, लेकिन उसमें कमाई या जो आपकी सैलरी है, जो आपका इनकम है, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपका एक में फिक्स ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपीज़। अब आपका जो दिमाग है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि 40,000 इज द सर्टेन अमाउंट पर मंथ, और द नेक्स्ट ऑप्शन इज हैविंग अनसर्टेनिटी। पता नहीं है, पता चला किसी बार वो 10,000 या 5 पे ही रह गया, तो आई शुड नॉट ऑप्ट फॉर द uncertainty, I should opt for the certainty because that is easy and secure। तो ऐसा बहुत बार होता है और आप ये फिक्स सैलरी वाली जॉब को चुन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, इट इज़ नॉट अबाउट एवरीबडी। तो दिस इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। और ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होती है। जो चीज़ें हमने हम पहले जिन चीज़ों का अनुभव कर चुके हैं या देख चुके हैं अपने चारों तरफ या लोगों से सुन चुके हैं, उनके बारे में हम सर्टेन होते हैं, उनके रिजल्ट के बारे में हम लगभग सर्टेन होते हैं, इसलिए हम उनको ऑप्ट कर लेते हैं, उन चीज़ों को जिनमें सर्टेनिटी ज़्यादा होती है। ऐसे रिलेशनशिप वगैरह में भी होता है, जहाँ पर सर्टेनिटी ज़्यादा दिखती है, उसकी तरफ हम जाना पसंद करते हैं। जबकि ऐसा हो सकता है कि रिवॉर्ड वहाँ पर ज़्यादा हो जहाँ पर कि आपको एक्सप्लोर करना है या जहाँ पर अनसर्टेनिटी है, ऐसा हो सकता है। बट देर इज़ अ रेयर रेंज ऑफ पीपल विच चूज द अनसर्टेनिटी और एडवेंचरस थिंग्स। तो दिस इज फ्रीडम ऑफ choice। Next corollary is range corollary। रेंज corollary ये कहती है कि प्रत्येक कंस्ट्रक्ट की अपनी एक सीमा होती है और अपनी एक एप्लीकेबिलिटी होती है। It means that each construct has a range and limited applicability। यानी कि जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं वो सभी जगह पर लागू नहीं होते हैं, सभी जगह पर उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि जेंडर कंस्ट्रक्ट है, मैन एंड वीमेन, मेल एंड फीमेल। अब ये कंस्ट्रक्ट आप कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं? आप रिलेशनशिप में प्रयोग कर सकते हैं, आप सोसाइटी में प्रयोग कर सकते हैं, आप हायर एनिमल्स में प्रयोग कर सकते हैं। आपको कोई पेट घर पे लेके आना है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि द पैट इज शी और ही। लेकिन अब छिपकली दीवार पर चल रही है तो वहाँ पर आप नहीं देखेंगे कि जेंडर क्या है। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में हम जेंडर नहीं देखते हैं, जैसे कि गुस्से का क्या जेंडर होता है, व्हाट इज द जेंडर ऑफ द एंगर, तो ये तो हम कभी नहीं देखेंगे। फीलिंग्स का क्या जेंडर होता है, ये तो हम नहीं देखेंगे। तो ऐसे ही और भी कंस्ट्रक्ट हैं, जैसे कि अच्छा या बुरा, गुड एंड बैड। गुड एंड बैड काफ़ी बड़ी एप्लीकेबिलिटी लिए हुए है, बहुत लोग गुड एंड बैड को समझते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, इस कंस्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक फिलोसोफर फिलोसोफर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, सब समान है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्ट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। इट कैन बी लिमिटेड टू द सिंगल पर्सन और इट कैन बी लिमिटेड टू अ वाइड ग्रुप। अब जैसे कि छिपकली के जेंडर की बात हुई थी, अब छिपकली का जेंडर हमारे लिए तो मायने नहीं रखता है, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए तो रखता है ना। तो जब वो स्टडी करेगा
तो he will be observing the what is the gender of the छिपकली or the insects, this is just for example. तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट की रेंज होती है, एप्लीकेबिलिटी होती है. द नेक्स्ट कॉरोलरी इज एक्सपीरियंस कॉरोलरी. एक्सपीरियंस कॉरोलरी तो आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे आसानी से. इट इज अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस. वी कंटिन्यू टेस्ट आवर कंस्ट्रक्ट अगेंस्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड चेक देयर यूटिलिटी. हम लोग जो है रोज अपने जो कंस्ट्रक्ट हैं उनको अपनी लाइफ के अनुभवों से प्रेरित होकर के चेक करते रहते हैं, क्या वो यूजफुल हैं या वो यूजफुल नहीं है. यदि वो यूजफुल नहीं है तो हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं. तो ये हमारे अनुभव जो है वो यदि हमारे किसी काम के अभी नहीं रह गए हैं और हमें नया सीखना है तो हम पुराने को छोड़ देते हैं और फिर हम नई चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नई चीजें सीखते हैं. तो दिस इज अबाउट एक्सपीरियंस कॉरोलरी. क्योंकि कुछ हमारे एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्ट ऐसे हो जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ हमारे लिए 20 ईयर्स पर तो काम की थी लेकिन 40 ईयर्स पे काम की नहीं है, वो बल्कि हार्मफुल है. तो अब हम उसको छोड़ देंगे because it is our experience now that this construct is not having any utility for further life or for present scenario in our life. तो we will be quitting that. हम उसको छोड़ देंगे या छोड़ चुके होंगे. This is experience corollary. The next one is modulation. Modulation का मतलब होता है मोल्ड करते रहना, चेंज होते रहना. So this corollary refers that we modify our constructs as needed. हम अपने constructs में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं. क्योंकि हम लोग रोज नए लोगों से मिलते हैं, नई परिस्थितियां आती हैं और जीवन में नए सिचुएशंस आते हैं, तो हमको अडेप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलनशीलता स्थापित करनी होती है. तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कंस्ट्रक्ट्स में मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, उनको मॉडिफाई करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं. जैसे कि एक कहावत है, दिस अ फेमस प्रोवर्ब, डू इन रोम एज रोमन्स डू. तो इसको ऐसे कहते हैं, जैसा देश वैसा भेष. तो यदि जैसे आप किसी ट्रेडिशनल जगह पर पार्टी में जा रहे हैं तो अभी क्या है, और आप मान लिया आउटफिट्स पहनने वाले पर्सन है, आप हमेशा ही आउटफिट्स कैरी करते हैं, देन इट इज़ नॉट गुड कि आप वहाँ पर भी आउटफिट्स ही लेकर जाएं. तो अगर आप एडेप्टेबिलिटी वहाँ पर मेंटेन करना चाहते हैं देन यू विल बी चूजिंग अ ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर दैट इवेंट. दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. तो इस तरह से हम और ऐसे भी होता है कि हमें अपने बिलीव भी चेंज करने पड़ते हैं, हमें अपने बिहेवियर और पैटर्न और जो हैबिट्स हैं वो भी चेंज करनी पड़ती हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूलेशन. तो अभी हमने पढ़े हैं आज 4 कॉरोलरीज, दैट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस. फ्रीडम ऑफ चॉइस में हम कह रहे थे कि हम में फ्रीडम होती भी है और नहीं भी होती है. कैसे? देखिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी फ्रीडम जो है ना वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है. हम कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं और ना ही हम कंप्लीटली अनफ्री होते हैं, बिकॉज दिस इज सोसाइटी. और हम यहाँ पर सोशल जो नॉर्म्स हैं उनमें बाउंड करते हैं और ये जो पैटर्न है हम उनको भी फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं. तो कंप्लीटली फ्रीडम हमारे पास कहाँ होती है, कंप्लीटली फ्री हम कहाँ होते हैं? तो वी आर फ्रीयर देन सम अदर पीपल. हम कुछ लोगों से ज़्यादा फ्री होते हैं और कुछ लोगों से कम फ्री होते हैं. मान लिया बच्चा है, अब बच्चे को तो स्कूल जाना ही जाना है, सोसाइटी है, ऐसा ही एजुकेशनल सिस्टम है, ऐसे ही शिक्षा देने का जो सिस्टम है वो बनाया गया है. अब वो कहने लगे कि मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए स्कूल नहीं जाने की, देन ही इज़ नॉट फ्री, शी इज़ नॉट फ्री फॉर दैट. सो हम फ्री होते भी हैं और हम फ्री नहीं भी होते हैं. अभी जैसे रात में सोना होता है, दिन में जागना होता है, वी आर नॉट फ्री टू चूज कि हमें कब जागना है कब सोना है. मतलब द डे और द अदर यू कैन चूज बट नॉट ऑल द टाइम. सो हम फ्री होते भी हैं और हम फ्री नहीं भी होते हैं. दैट्स व्हाई आई kept that thing in the earlier corollary I was introducing. So these were the 4 corollaries: freedom of choice and range and experience and मॉड्यूलेशन. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. कोई क्वेश्चन बनता है, क्वेरी बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको रखिए एंड आई विल बी गिविंग द आंसर. थैंक यू सो मच.